नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोसील के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोसील क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, इसके होने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, किस तरह से हाइड्रोसील को इससे मिलती जुलती बीमारियों से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस तरह से होम्योपैथिक इलाज इस रोग में अधिक प्रभावशाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मिलाने भी जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके बच्चे को हाइड्रोसील था और वो होम्योपैथिक इलाज से ठीक हुआ है। तो चलिए एक एक करके इसके विषयों को चर्चा में लेते हैं। हाइड्रोसील पुरुषों की एक बीमारी है। पुरुषों में अंडकोश में यानी कि स्क्रोटम में फ्लूइड का भर जाना और फ्लूइड भी टेस्टिस के बाहर भर जाना हाइड्रोसील कहलाता है। अधिक स्पष्टता से अगर कहें तो स्क्रोटम कैविटी में फ्लूइड का भर जाना हाइड्रोसील कहलाता है। हाइड्रोसील एक साइड का हो सकता है, दोनों साइड में भी हो सकता है, लेकिन राइट साइड का हाइड्रोसील अधिक कॉमन है। हाइड्रोसील के कारण स्पष्ट रूप से आज तक मालूम नहीं है। विशेष करके बच्चों में होने वाला जो हाइड्रोसील है, जिसे इन्फेंटाइल हाइड्रोसील भी कह देते हैं, उसके कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों में जन्म से यानी कि कॉन्जेनिटल भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्राइमरी हाइड्रोसील उस हाइड्रोसील को कहते हैं जिसका कारण मालूम नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोसील साइज में बड़ा होता है और कुछ फ्लक्चुएटिंग टाइप यानी कि जैसे गुब्बारे में पानी भर जाए, छोटा गुब्बारा और गुब्बारे में पानी भर जाए, वैसा अपीयर होता है। प्राइमरी हाइड्रोसील अधिकांशतया बच्चों में होता है, लेकिन अगर इसका कारण मालूम हो जाए और बड़ी उम्र के लोगों में हो, जिसको सेकेंडरी हाइड्रोसील कहते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसील साइज में बहुत अधिक बड़ा नहीं होता है। इसके पीछे कोई तो कोई वजह ज्ञात हो जाती है, खास करके चोट लगने के बाद, इन्फेक्शन के बाद, जिसको ऑर्काइटिस कह देते हैं। हर्निया के ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी हाइड्रोसील होता है। अगर टेस्टिस का कैंसर हो जाए तो भी हाइड्रोसील हो जाता है। सेकेंडरी हाइड्रोसील में कारण मौजूद है, प्राइमरी हाइड्रोसील में कारण मौजूद नहीं होता है। हाइड्रोसील कम्युनिकेटिंग या नॉन कम्युनिकेटिंग हो सकता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील उसको बोलते हैं कि यहाँ का फ्लूइड किसी और जगह कम्युनिकेट हो सके यानी कि ट्रांसफर हो सके, खास करके पेरिटोनियल कैविटी में इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जब ये शिफ्ट हो सकता है उसको कम्युनिकेटिंग कह देते हैं। और जो क्लोज्ड एक सैक में मौजूद है जिसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसको नॉन कम्युनिकेटिंग कह देते हैं। हाइड्रोसील के कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, केवल साइज ऑफ स्क्रोटम बड़ा हो गया है यानी कि अंडकोश का साइज बड़ा हो गया है, वजन की अनुभूति होती है, वेट और ड्रैग डाउन फील होना, ऐसा अनुभव होता है। अगर ये सेकेंडरी है तो उसमें पेन, सूजन के साथ बहुत तेज दर्द और रेडनेस और कुछ अलग तरह के सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। लेकिन सामान्यतया जो सबसे अधिक परेशान करने वाली बात हाइड्रोसील के पेशेंट को रहती है वो होती है उनकी मानसिक तनाव। मेंटली पर्सन इतना तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है कि न जाने ये मुझे क्या हो गया, इसके न जाने क्या दुष्परिणाम होंगे, किसी को दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, किसी से बात करूं तो क्या बोलूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। इस तरह के स्ट्रेस में पेशेंट आ जाता है। तो जिसको हाइड्रोसील है, तकलीफ है, उसको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए।
किसी भी अंग में रोग हो सकता है, अगर इस अंग में हो गया तो कुछ ऐसा नहीं है जिसको छुपाया जाए, बल्कि उसको शेयर किया जाना चाहिए और जरूर डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। अगर हाइड्रोसील साइज में बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, तो क्या क्या हो सकता है। साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा और इंजरी हो जाने पर रप्चर हो सकता है, यानी कि लीक हो सकता है ये फ्लूइड यहां से। अगर ये साइज ज़्यादा है तो इसका प्रेशर टेस्टिस पे पड़ेगा, जिससे टेस्टिस के फंक्शन में डिस्टरबेंस आएगी, यानी कि इनफर्टिलिटी और हार्मोन जो टेस्टिस बनाता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो सेप्टिक कंडीशन हो जाएगी, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग हो जाने पर इसको हेमेटोसील कहते हैं और सेप्टिक हो जाने की कंडीशन को पायोसील कहते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाएगा और हील होता है तो कभी कभी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यानी कि वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा स्क्रोटम में। सर्जरी के बाद या एस्पिरेशन यानी कि ड्रेन करने पर अधिकांश लोगों को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हेमेटोसील और पायोसील कॉमन है। कैल्सिफिकेशन भी आफ्टर सर्जरी या ड्रेन करने के बाद में कॉमन पाई जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इसको एग्जामिन करके आसानी से डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये किस टाइप का है और इसके किस तरह की स्टेजेस हैं और किस तरह से ये दूसरी बीमारियां जो स्क्रोटम की हो सकती है उनसे किस तरह से ये डिफरेंशिएट है। तो कॉमनली जब हाइड्रोसील होता है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हाइड्रोसील का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जो इससे मिलती जुलती बीमारी जिसको हर्निया कहते हैं उससे डिफरेंशिएट करते हैं। पेशेंट को खड़ा करके खांसी करवा के भी देखा जाता है और अगर खांसी करने से ये साइज नहीं बढ़ रहा तो ये हाइड्रोसील है और अगर बढ़ रहा है तो ये हर्निया है। हर्निया लेट जाने पर या प्रेशर देके रिड्यूस करने पर कम भी हो जाता है, लेकिन हाइड्रोसील लेटने पर या रिड्यूस करने की कोशिश करने पर कम भी नहीं होता है। वेरिकोसील भी एक कंडीशन है इससे मिलती जुलती, लेकिन वेरिकोसील में जो टेस्टिस के या स्क्रोटम के जो वेन्स है ना वो वेन्स बड़ी हो जाती है, न कि होल स्क्रोटम में सूजन। एपिडिडाइमाइटिस भी एक कंडीशन है जिसमें टेस्टिस के बैक साइड में जो एक डक्ट होती है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं उसकी सूजन आ जाती है। तो अनुभवी डॉक्टर आसानी से एपिडिडाइमाइटिस, वेरिकोसील, हाइड्रोसील और हर्निया में अंतर कर सकने में सक्षम होते हैं। जहां तक सवाल है इलाज का, तो एलोपैथी में कुछ एस्पिरेशन यानी कि पानी को निकालना और सर्जरी के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए होम्योपैथिक इलाज को प्रेफर किया जाना चाहिए। होम्योपैथिक इलाज में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप अपने एंड पे क्या करें, यानी कि मैनेज कैसे करें चीज़ों को। मैनेज करने का तरीका बिल्कुल साधारण है, आसान है। जरा भी अंदेशा अगर हो जाए कि स्क्रोटम में, अंडकोश में कोई दिक्कत है, सूजन जैसी, चाहे वो हाइड्रोसील हो, हर्निया हो, वेरिकोसील हो, कुछ भी हो, पेशेंट को चाहिए कि वो वेट ना उठाए, दौड़ के सीढ़ियां टाइप ना चढ़े, खास करके जिम की एक्सरसाइजेस बिना सपोर्टर के ना ही करे। अगर दिक्कत नहीं है ना तो भी अत्यधिक वजन उठाने से बचना चाहिए। जिम की एक्सरसाइजेस
बिना सपोर्टर के नहीं करनी चाहिए। अपनी क्षमता से कम ही वजन उठाना चाहिए, चाहे जिम है और चाहे काम करते समय। और जिनको जरा भी अंदेशा है उनको चाहिए कि वो मेल्स वी शेप अंडरवियर पहने। अंडरवियर का साइज भी ऐसा होना चाहिए कि अंडर साइज हो, यानी कि साइज में थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और स्पष्टता से अगर कहें तो कुछ सपोर्ट जैसी होनी चाहिए, सपोर्टर यूज करना चाहिए। और पुराने जमाने के लोग आपने देखा होगा वो धोती पहनते थे लांग कस के, यानी कि इस एरिया को अच्छे से सपोर्ट दिया जाता था। लंगोट भी एक विकल्प है, आप लंगोट भी पहन सकते हैं। तो किसी भी तरह से इस एरिया को अत्यधिक लटकने से बचना चाहिए और सपोर्ट रखना चाहिए। इससे रोग होने से बचेगा। अगर मामूली है तो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, और अगर अधिक समस्या है तो ट्रीटमेंट का असर भी जल्दी आएगा। आइए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक बच्चे के पिता से, जिनका बच्चा करीब करीब 3-4 साल का रहा होगा। उसको हाइड्रोसिल की समस्या थी और वो खुद एक हॉस्पिटल, जो नामी हॉस्पिटल है, उसके एम्प्लॉय हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, सर्जन्स को, फिजिशियंस को दिखाया। सब ने उन्हें यही राय दी कि इसकी तो सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। लेकिन उन्होंने होम्योपैथी पे भरोसा किया, होम्योपैथिक इलाज लिया और उनका बच्चा कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। आइए मिलते हैं। मेरा बेटा था आरती शर्मा। इसको महीने भर पहले फीवर हुआ था। फीवर में बाद में डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको हाइड्रोसिल हुआ है। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी तो बताया सर्जरी होगी इसकी। फिर मैंने 1-2 डॉक्टरों से और भी कंसल्ट किया, लेकिन सबने यही बोला भाई हाइड्रोसिल है, इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसका और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ठीक है। मैंने उनसे भी एडवाइस दी थी सर और कोई दिखाएंगे कहीं होम्योपैथी वगैरह आयुर्वेदिक, तो उनका इससे कुछ नहीं होगा, आपका ऑपरेशन ही होगा और इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं होम्योपैथिक के लिए पहले से आप डॉक्टर AK लाडनू सर के पास पहले भी आ चुका हूँ। मैं पहले भी इसको एलर्जी प्रॉब्लम थी, उसमें भी काफ़ी इसको रिलीफ है। और तो मैं इनके पास आया सर के पास, तो सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। तो करीब 3 डेज शुरू में दवाई दी थी, उसके बाद 5 डेज़ की बाद में दी थी, और इस तरह 10 डेज़ की बाद में दी थी। उसके बाद बच्चे को मतलब काफ़ी रिलीफ, हर बार रिलीफ मतलब कम होता गया। जो स्वेलिंग जो आ रही थी काफ़ी थी, वो मतलब बिल्कुल कम होती चली गई। और अब 100% में से 5% 10% रहा है, वो भी अब शायद अब ठीक हो जाएगा। बच्चे की सर्जरी होने वाली थी। हाँ सर। और सर्जरी अवॉइड हो गई। हाँ सर। कोई भी डिजीज में अगर सर्जरी अवॉइड हो जाती है तो ये बहुत एक मैटर ऑफ हैप्पीनेस होता है। क्या कहेंगे अपने मन के बारे में कि आप कितने खुश हैं? सर हम काफ़ी उस टाइम तो बहुत परेशान हुए थे, इतनी टेंशन हो गई थी कि क्या करें। यहाँ तक की हालत ये थी कि 2-3 दिन तो यहाँ तक कि हमने इवनिंग का जो खाना था वो भी नहीं खाया था, और हमेशा मतलब ऐसा लगा कि रोने की इच्छा हो रही थी। लेकिन जब आपके पास आए तो डॉक्टर साहब के पास आए तो काफ़ी वो मतलब कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब जब ये ऑलमोस्ट ठीक है, ये मतलब आप ऑलमोस्ट ठीक है, 95% बोल रहे हैं, लेकिन ये 100% है। 100% वो तो हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर्जरी जब अवॉइड हुई है तो हमको काफ़ी मतलब खुशी महसूस हुई है अंदर से, एक मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। जहाँ भी जाते थे यही बोलते थे सर्जरी कराओ, सर्जरी कराओ, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात को भी ऐसे नींदों में भी ऐसे लगता था कि सर्जरी होगी, छोटा बच्चा है कैसे अंदर जाएगा। वाइफ भी हमारी बड़ी परेशान थी कि वो भी सोचती थी अंदर जाएंगे, अकेला बच्चा जाएगा, साथ में तुम जाएंगे नहीं, तो काफ़ी परेशान थे। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आए हम, और डॉक्टर साहब ने हमको सजेस्ट किया, जिस तरह सजेस्ट किया उसी तरह हम देते रहे। और कुछ नहीं, एक टैबलेट गोली आती है, वो भी होम्योपैथी की एक शीशी आती है, वो 5 गोलियाँ देने बताई थी। ना कोई परहेज वगैरह कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बस उनको दिया और कुछ ऐसा। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खेल खा पी रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन रख नहीं रहे हो ना, मस्ती है बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अच्छी बात। तो देखा आपने किस तरह से होम्योपैथिक दवाई के चमत्कार से ये बच्चा ठीक हुआ। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है
किसी को ठीक करके, स्पेशली जब सर्जरी अवॉइड होती है, उनके जो मन के भाव होते हैं वो भी हमें आनंदित कर देते हैं। होम्योपैथिक इलाज केवल ये रोग है, ये दवाई दे दो, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इनको हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोसील के इलाज के लिए। तो सबसे कॉमन मेडिसिन है एब्रोटेनम, एपिसमेल, आर्निका, कोनियम मैक, पल्साटिला, कल्केरिया कार्ब, रोडोडेंड्रोन, साइलिशिया, सेम्बुकस नाइग्रा, रस्टॉक्स, स्पोंजिया और सल्फर आदि। दोस्तों, होम्योपैथिक इलाज जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, केवल हाइड्रोसील है, इनमें से कोई एक दवाई दे दो, ऐसा नहीं है। पेशेंट की उम्र क्या है, उसका कोई विशेष कारण है होने का, चोट के बाद हुआ, मीजल्स के बाद हुआ, मम्स के बाद हुआ, कौन सी साइड ज़्यादा प्रभावित है, राइट है, लेफ्ट है, दोनों साइड है, पेशेंट की प्रकृति कैसी है, बच्चे को गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है, व्यक्ति को तकलीफ होने के बाद में उसके मन की स्थिति कैसी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के होम्योपैथिक दवाई का चुनाव किया जाता है। आप मेटेरिया मेडिका को रेफर कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले होम्योपैथी को जरूर आजमा लो। मेरा पूरा भरोसा है कि आपको हाइड्रोसील के लिए सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी और केवल होम्योपैथिक दवाई से हाइड्रोसील ठीक हो जाएगा। आप सदा खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।